हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर लिक्विड सॉल्यूशन में बात की थी अबाउट अबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, दैट इज़ वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में। ठीक है, तो अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन करते आ रहे हैं उनमें हमने वेंट ऑफ फैक्टर को काम में नहीं लिया है, लेकिन अब जितने भी क्वेश्चंस आप करोगे हमेशा आपको वेंट ऑफ फैक्टर को कंसिडर करना ही है। ठीक है, नहीं तो आपके आंसर्स बिल्कुल क्या आएंगे, गलत आएंगे। ठीक है, हमने वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में बात की, फॉर्मूला देखा। आई का क्या फॉर्मूला होता है, आई इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस वन इंटू अल्फा, एन माइनस वन इंटू अल्फा। अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट क्या हो रहा है, डिसोशिएट हो रहा है, और अगर एसोसिएट हो रहा है तो सिंपली आपको एन को किससे रिप्लेस कर देना है, 1/n से। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/n माइनस वन इंटू अल्फा। डिसोशिएशन के लिए हमेशा ही एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी तो आई की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, लेकिन एसोसिएशन के लिए एन की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी, 1 से कम आएगी। ठीक है ना, तो आई की वैल्यू भी क्या होगी आपके पास, 1 से कम आती है। ठीक है, आई हम कैसे निकालते हैं, या तो इस तरीके से या फिर अब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। और अगर मोलर मास से निकालना है तो अब हमें पता है जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है वो इन्वर्सली रिलेटेड है किसके, मोलर मास ऑफ सोल्यूट के। ठीक है, तो नॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय अब नॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट, वहाँ से भी आप आई की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है ना, चलिए आज हम क्या करते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको थोड़ी सी क्या हो, प्रैक्टिस हो। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डेसीमोलर सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड potassium ferrocyanide is 50% dissociated ferrocyanide is 50% dissociated at 300 Kelvin, at 300 Kelvin। आपको फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर, आपको ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है। ठीक है, कर सकते हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड के बारे में। ये क्वेश्चन केवल और केवल इस कंपाउंड के नाम के ऊपर डिपेंड है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड का फॉर्मूला होता है K4FeCN6। ये अगर आपको पता है तो आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये जब डिसोशिएट होगा किस में होगा, 4K+ में होगा, प्लस ये वाला जो पार्ट है ये तो आपका क्या रहता है, सेम ही रहता है। 4K++ ये आपका ब्रेक नहीं होता है, FeCN6 4-। क्लियर है, तो देखिए यहाँ से हमें पता पड़ रहा है कि 4 + 1 दैट इज आपके पास आई की वैल्यू आएगी 5। ठीक है, या सॉरी आई की नहीं, एन की वैल्यू आएगी, कितनी आएगी, 5 आएगी। और आई हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि डिसोसिएशन हो रहा है 1 + n - 1 इंटू अल्फा। अल्फा कितना है, 50%, मतलब हाफ, 1/2। तो आई की वैल्यू हो गई 1 + एन की वैल्यू 5, 5 - 1 इंटू अल्फा 1/2। 5 - 1 4, 4/2 2, 2 + 1 3। आई की वैल्यू आ गई अपने पास 3। ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, पाई = CRT। अगर इससे नॉर्मल से आप निकालने लग गए तो आपका आंसर क्या है, गलत ही आएगा। हमें आई से मल्टीप्लाई बिल्कुल करना पड़ेगा। तो पाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी I 3 × C। कॉन्सेंट्रेशन है डेसीमोलर, मतलब 1/10 हो गई, डेसीमोलर मीन्स 1/10। ठीक है, R 0.0821 इंटू T कितना है, 300।
और इसकी वैल्यू कितनी होती है, मैंने आपको बताया था 24.63। तो पाई की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ जाएगी, अगर मैं निकालूँ 24.63 इंटू 3 डिवाइड बाई 10, तो ये है आपका 3 इंटू 2.463। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, अराउंड 7.5 के आसपास समथिंग आ जाएगी। 7.5 से कम आएगी, 7.4 के आसपास आ जाएगी। ठीक है, 7.3 या 7.4। तो इस टाइम से आपको क्या करना है, आंसर को सॉल्व करना है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है कॉम्प्लेक्स इज रिप्रेजेंटेड एज CuCl3 डॉट XNS3 एक कॉम्प्लेक्स है जो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इट्स 0.1 मोलल सॉल्यूशन इन वाटर, इट्स 0.1 मोलल solution in water shows delta TF माइनस 0 पॉइंट आपका वैल्यू दी गई है 558। ठीक है, माइनस 0.558 डिग्री सेल्सियस आपको दिया गया है डेल्टा TF। ठीक है, KF फॉर वाटर आपको दिया गया है 1.86, KF ऑफ वाटर कितना दिया है 1.86 केल्विन केजी पर मोल आपको दिया गया है। इसके अलावा आपको पूछा है अज्यूमिंग 100% आयोनाइजेशन, assuming 100% ionization and coordination number of cobalt to be 6 and coordination number for the cobalt CO to be 6, या कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर आपको कितना लेना है 6 लेना है। कैलकुलेट फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स, कैलकुलेट फॉर्मूला ऑफ जो भी आपका कॉम्प्लेक्स दिया गया है। देखिए यहाँ इसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को सॉल्यूशन के साथ क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। ठीक है, सोचिए, थोड़ा ट्राई करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपका कॉम्प्लेक्स है CuCl3 डॉट XNS3, मतलब इनसे मिलके एक आपका कॉम्प्लेक्स बना है। ठीक है, उस कॉम्प्लेक्स का आपको फॉर्मूला बताना है। ठीक है, और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कुल मिला के बात यही है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो आपको कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला मिल ही जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन कह रहा है इट्स 0.1 मोलल सॉल्यूशन, तो मोलैलिटी आपको दी गई ये कितनी 0.1। ठीक है, इन वाटर शोज डेल्टा TF आपको दिया गया है। ठीक है, माइनस 0.558 डेल्टा TF का फॉर्मूला अगर हम देखें तो I इंटू KF इंटू मोलैलिटी आपको दी हुई है, KF आपको दिया हुआ है, डेल्टा TF आपको दिया है 0.558। ठीक है ना, ये नेगेटिव का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीज हुआ है। ठीक है ना, तो इसका मतलब यहाँ नेगेटिव मत लिख देना आप लोग, पता चला यहाँ नेगेटिव लिख दिया, I की वैल्यू आप नेगेटिव में ले आओ, ऐसा मत करना। ठीक है ना, अपने को I की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी यहाँ से। ठीक है, और 100% आयोनाइजेशन दिया है, मतलब अल्फा की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, चलिए, और कोऑर्डिनेशन नंबर पहले I निकाल लेते हैं हम। देखिए I की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी
यहाँ से अगर हम निकालें डेल्टा TF कितना है 0.558 इक्वल टू आई, KF कितना है 1.86 इंटू मोलिलिटी 0.1। तो आई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, यहाँ से ये पॉइंट हटा, यहाँ से 2 पॉइंट हटे, यहाँ से 1 पॉइंट हटा, तो 1001, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 1000, तो 1000 से ये आपका 1000 कैंसर, और आई की जो वैल्यू आपके पास वो कितने आ जाएगी 558 डिवाइड बाई 186, तो 18 इंटू 3 54, तो 55, ये लगभग आपके पास वैल्यू आएगी 3, आई की वैल्यू आ गई आपके पास 3। क्लियर, सॉरी, हाँ, आई की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 3। अब आई होता क्या है 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा, यही होता है अल्फा। आई की वैल्यू 3 आ गई, अल्फा 100% आयोनाइजेशन मानना है आपको, ठीक है। तो 3 इक्वल टू 1 प्लस n-1, अल्फा की वैल्यू हो गई 1। यहाँ से आपके पास n की वैल्यू आ गई 3। इसका मतलब आपके पास जब ये आयन ब्रेक होगा तो कितने आयन बनेंगे 3 आयन बनेंगे। इसका मीनिंग है ये जब ब्रेक होगा, डिसोशिएट होगा, तो आपके पास कितने आयन बनेंगे, अज्यूमिंग 100% आयनेशन, मतलब डिसोशिएट तो हो ही रहा है, ठीक है। तो कितने आयन बनेंगे आपके पास 3 आयन बनेंगे। अब देखिए आपको कंपाउंड का फॉर्मूला बनाना है, CO, एक तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा और साथ में ये तो एक तो काउंट होगा ही सही, और टोटल आपको 3 बनाने आए, तो इसका मतलब आपके पास 2 और आयन बनेंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। अब NH3 तो न्यूट्रल है, वो तो निकलेगा नहीं बाहर, कौन निकलेगा Cl, तो यहाँ पर आपके 2 तो क्या है Cl माइनस बनेंगे, ठीक है, और एक ये कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा, ठीक है। अब कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर दिया है 6, इसका मतलब 3 Cl थे, 2 Cl बाहर आ गए, अंदर कितना Cl बचेगा 1, बाकी NH3 कितने होंगे 5। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा CO NH3 होल 5 Cl, ये प्लस 2 Cl माइनस, ये हुआ कंपाउंड का फॉर्मूला, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। यहाँ से x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 5, तो CO NH3 होल 5 Cl, ये हो गया आपके पास कंपाउंड का फॉर्मूला, ठीक है। यही आपको क्या था ध्यान रखना था, क्लियर है। तो इस तरह से क्या किया जा सकता है, मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को मिक्स कर दिया सॉल्यूशन में, ठीक है ना। यहाँ से हमने आई की वैल्यू निकाली, आई की वैल्यू से एन की वैल्यू निकाली, एन से हमें पता पड़ा कि ये भैया जो है कंपाउंड ये कितने आयन फॉर्म करेगा, हमने देख लिया भाई 3 आयन फॉर्म करेगा, तो 2 तो Cl माइनस रहेंगे, एक ये कंपाउंड बनेगा। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप यहाँ एक Cl ले लो, यहाँ 2 Cl2 ले लो, तो भी तकलीफ हो जाएगी, बैलेंसिंग नहीं होगी, ठीक है ना। तो 2 तो Cl माइनस बाहर रहेंगे, एक आपका एनायन केटायन रहेगा, 2 + 1 3 आयन हो जाएंगे टोटल, और कंपाउंड का फॉर्मूला हो जाएगा CO NH3 होल 5 Cl प्लस और Cl2, क्लियर है। चलिए ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस क्या है आपसे पूछे जा सकते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे Cl ट्वाइस Cl माइनस है, कंपाउंड इन दोनों से मिलके फॉर्म होगा, तो CO NH3 होल 5 Cl, तो यहाँ आ जाएगा आपका Cl2 ट्वाइस Cl है ना, क्लियर है। तो Cl हो गए CO Cl 3 हो गए, 2 + 1 3, NH3 x है तो x की वैल्यू आ गई 5, तो कंपाउंड ये हो गया, x की वैल्यू पूछ लेता तो x की वैल्यू 5 हो जाती, क्लियर है। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, थर्ड क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं हम। A certain mass of a non-volatile solute when dissolved in 100 gram benzene lowers the freezing point by 1.28 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मतलब बेंजीन के अंदर हम एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं, ठीक है। ये आपका बेंजीन है, इसमें हमने क्या ऐड किया है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया है, ठीक है। वेट ऑफ बेंजीन C6H6 कितना है आपके पास 100 ग्राम दिया हुआ है,
नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किया, फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीज, मतलब डेल्टा टीएफ आपको दिया है कितना 1.28 डिग्री 28 डिग्री सेल्सियस। ठीक है चलिए। द सेम मास ऑफ सोल्यूट, मतलब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट उसका सेम मास है, व्हेन डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम वाटर लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 1.4 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर हमने सेम लिया आपका वाटर तो मास हमने फिर से क्या लिया है, सोल्यूट का सेम मास लिया है, और सोलवेंट जो लिया है WH2 वो भी हमने क्या लिया है, सेम लिया है। ठीक है, सोल्यूट का मास भी सेम है और सोलवेंट का मास भी सेम है, ध्यान रखना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपकी मोलैलिटी क्या है, सेम है। ठीक है ना। व्हेन डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम वाटर लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ, इसको मैं 1 बोल देता हूँ, ये टीएफ 2 हो जाएगा 1.4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। इफ द सब्सटेंस हैज नॉर्मल मोलिकुलर वेट इन बेंजीन, सब्सटेंस हैज नॉर्मल मोलिकुलर वेट इन बेंजीन, नॉर्मल मोलिकुलर वेट है उसका बेंजीन के अंदर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेंजीन में डिसोसिएट नहीं हुआ है, इट हैज नॉर्मल मोलिकुलर वेट, जो उसका ओरिजिनल मोलिकुलर वेट है उतना ही है इन बेंजीन, मतलब उसके लिए आई की वैल्यू, मतलब वो डिसोसिएट नहीं हुआ, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है। सेम थिंग यहाँ अगर हम देखें, एंड इज कम्प्लीटली डिसोसिएटेड इन वाटर, और वाटर के अंदर क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है, वाटर के अंदर पूरा का पूरा क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है 100%। चलिए, उसके लिए तो आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 1 + n-1 इंटू अल्फा। ठीक है, और पूरा डिसोसिएट हो रहा है, मतलब 100% है, आई अल्फा की वैल्यू 1, तो -1 + 1 कैंसिल, आई की वैल्यू आ गई है। ठीक है। चलिए, इन हाउ मेनी आयंस विल इट डिसोसिएट इन वाटर, मतलब वाटर में जो डिसोसिएट हो रहा है वो कितने आयंस में होगा, कुल मिला के आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, 2 चीजें हो गई है, ये था आपका क्वेश्चन। अब देखिए, डायरेक्ट यहां से हम देखते हैं, क्योंकि डेल्टा टीएफ आपको दिया गया है, तो यहां से मैं अगर फर्स्ट के लिए लिखूं डेल्टा टीएफ 1, वो कितना होगा आपके पास, आई इंटू के एफ बेंजीन का C6H6 इंटू मोलैलिटी। ठीक है, डेल्टा टी F2 में निकालता हूँ, इट विल बी इक्वल टू, ये मान लो I1 है तो ये I2 हो गया, मान लो ये I1 है ये I2 हो गया। ठीक है, इंटू के एफ किसका लिया, वाटर के लिए, इंटू मोलैलिटी। अब देखिए, सोल्यूट का मास सेम है और सोलवेंट का मास दोनों में 100, मतलब मोलैलिटी आपकी सेम है। के एफ चेंज हो रहा है, बिल्कुल दोनों का अलग अलग है, I1 I2 भी अलग अलग है, इसके लिए 1 है, इसके लिए हमें फाइंड आउट करना है। डेल्टा TF1 और TF2 की वैल्यू आपको दी हुई है, सिंपल है, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 कर दीजिए, या फिर ऐसा डायरेक्ट हम करते हैं, डेल्टा TF2 डिवाइड बाय TF1 करते हैं, कितना हो जाएगा, I2 इंटू KF ऑफ वाटर डिवाइड बाय R1 इंटू KF ऑफ बेंजीन। TF2 कितना दिया हुआ है आपको, 1.4 डिवाइड बाय 1.28 विल बी इक्वल टू I2 फाइंड आउट करनी है, तो जो I2 की वैल्यू है वही N ओवर KF वाटर के लिए कितना दिया हुआ है, 1.86 डिवाइड बाय I1 1 है, इंटू बेंजीन के लिए KF 1.86 सॉरी 5.12, बस यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए। सिंपल है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, I2 की वैल्यू आएगी आपके पास 1.4 इंटू 5.12 डिवाइड बाय 1.28 इंटू 1.86। 1.28 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें लगभग यही आएगा। ठीक है, 14 इंटू 4 56, दैट इज 5.6 डिवाइड बाय 1.86, ऑलमोस्ट आपके आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। देखिए, इसमें क्या है, आपको बेनिफिट ये है कि नंबर ऑफ आयंस कभी भी
2.8, 2.7, 2.5 इस तरह से नहीं आएंगे, ध्यान रखना। नंबर ऑफ आयंस हमेशा 1, 2, 3, 4 ऐसे आएंगे। ये चीज हम, क्योंकि NaCl मान लो तो Na प्लस अलग केटायन एक कंप्लीट है, एनायन होगा कंप्लीट होगा। ऐसा नहीं कि n की वैल्यू 2.5 आ गई। 2.5 आयन मतलब क्या है? ऐसा तो है नहीं 2 आयन केटायन हो गए और हाफ आयन N9 हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हमेशा इंटीजर आएगी तो कैलकुलेशन में आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है इसके लिए यहाँ पे। ठीक है ना, आई की वैल्यू 3 आ गई तो n की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 3। इसका मतलब वाटर में ये डिसोशिएट होगा आयन, जो भी ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आपका, वो कितने आयन देगा? 3 आयन देगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, केवल लैंग्वेज का फेयर है, बाकी तो आप आई एम श्योर कर लोगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी से रिलेटेड। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, x ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड जिसका मोलर मास आपको दिया गया है 200, ठीक है, was dissolved in 1 liter of, was dissolved in 1 liter of 0.05 molar aqueous NaCl solution। ध्यान रखना, aqueous NaCl solution दिया हुआ है, इसका मतलब उसमें NaCl पहले से प्रेजेंट है वाटर के अंदर। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपके पास दो सोल्यूट हो गए, एक तो NaCl और एक दूसरा नॉन वोलेटाइल कंपाउंड वाटर के अंदर। ठीक है ना, the osmotic pressure of this solution is, the osmotic pressure of this solution is, आपको दिया है 5 atm 827 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, कैलकुलेट करनी है आपको वैल्यू ऑफ x, कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ x, मतलब x ग्राम की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। नोट कीजिए, पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्वस सॉल्यूशन में आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला है। ठीक है, तो आपके पास वाटर का जो सॉल्यूशन है उसमें NaCl भी प्रेजेंट है और एक नॉन वोलेटाइल कंपाउंड भी प्रेजेंट है, तो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा वो दोनों की वजह से होगा। ठीक है ना, ये फंडा है जो आपको यहाँ पे अपनाना है। देखिए, नॉन वोलेटाइल कंपाउंड है, उसका मास आपको दिया है, अगर हम मोल्स निकालें, मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल कंपाउंड, मास अपॉन उसका मोलर मास। ठीक है, वहीं अगर हम मोल्स निकालें NaCl के, तो इसकी मोलरिटी दिया हुआ और इसका वॉल्यूम दिया, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, कैपिटल M इंटू वॉल्यूम, कितना हो जाएगा आपके पास 0.05 इंटू 1, तो 0.05 मोल्स। ठीक है, तो ये दोनों के मोल्स हमने निकाल लिए, क्लियर है। चलिए, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन पाई, पाई इक्वल टू क्या होता है I इंटू C इंटू R इंटू T। टेम्परेचर दिया है 300, करेक्ट है, R की वैल्यू पता है, कॉन्सेंट्रेशन C दोनों भी हम निकाल लेंगे मास अपॉन मोलर मास करके। ठीक है,
मतलब मोल्स अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा। तो आपका वॉल्यूम तो 1 लीटर दिया हुआ है, तो मोल्स यहाँ से हम ले लेंगे दोनों के, तो सी की वैल्यू आ जाएगी आई। NaCl तो आपका 100% डिसोसिएट होगा, ठीक है, तो उसके लिए तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है, मतलब I इक्वल टू M हो जाएगा। और वहीं अगर हम बात करें x ग्राम नॉन वोलेटाइल कंपाउंड आपको दिया और उसके लिए एसोसिएशन या डिसोसिएशन का कुछ भी फंडा नहीं दिया गया, कुछ भी फंडा नहीं दिया गया, इसका मतलब आपको उसको ना तो एसोसिएशन में काम में लेना है, ना ही डिसोसिएशन में उसको काम में लेना है। क्लियर है? दोनों में आपको उसको काम में नहीं लेना है। इसके लिए आई की वैल्यू 1 रखेंगे। NaCl बचा हुआ है, NaCl तो 100% क्या होगा डिसोसिएट होगा Na प्लस और Cl माइनस में, आई की वैल्यू उसके लिए हो जाएगी 2। यहाँ से अगर हम पाई लिखें तो मैं लिखता हूँ I1 इंटू C1 इंटू RT प्लस I2 इंटू C2 इंटू RT। I1 फर्स्ट के लिए अगर मैं लिखूँ नॉन वोलेटाइल कंपाउंड के लिए तो 1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन मोल्स x डिवाइड बाई 200, वॉल्यूम तो आपका 1 लीटर ही है, इंटू R इंटू टी प्लस I2 कितना है NaCl के लिए 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन NaCl है Na प्लस प्लस Cl माइनस में ब्रेक होगा, I की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है, वो हमने रखा है। NaCl के लिए कॉन्सेंट्रेशन 0.05 इंटू R इंटू टी। चलिए पाई की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से। पाई की वैल्यू तो दी हुई है आपको, कितने दी हुई है 5। RT को मैं कॉमन लेता हूँ, R कितना है 0.08, 0.08 को भी आप क्या लिखो 1/12 इंटू टेम्परेचर 300, ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा x बाई 200 प्लस 0.05, इसको मैं 5 डिवाइड बाई 100 लिख देता हूँ। RT बाहर 2 आएगा ना 0.1, ये आएगा आपके पास 0.1 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, ठीक है ना। चलिए तो देखिए कैंसिल कीजिए, 5 से जाएगा ये आपका 60, 12 से जाएगा 5 टाइम्स। इसको अगर हम सोल्व करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, यहाँ मैं लेता हूँ 1/5, 1/5 इक्वल टू x/200 प्लस 1/10, ये मैं ले लेता हूँ, इसको 1/10 ले लेता हूँ। यहाँ से इसको मैं लेता हूँ, ये आपका कितना था 0.2 इक्वल टू x/200 प्लस 0.1, इस तरफ लेता हूँ तो 0.2 से 0.1 गया तो 0.1 बचेगा, 0.1 इक्वल टू x/200, तो x की वैल्यू आ जाएगी 200 इंटू 0.1 दैट इज 20 ग्राम। तो इस तरह से हमें कैलकुलेट करनी है क्वेश्चंस को, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा एक से ज्यादा कंपाउंड होते हैं तो आपके पास, मैंने एक क्वेश्चन आपको पहले भी करवाया था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में करवाया था शायद, वहां पे भी 2 कंपाउंड लिए थे, ठीक है ना। तो सेम इसी तरह से अगर आपके पास 2 सॉल्यूट डाल दिए जाए तो ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से होगा। क्लियर है? चलिए ठीक है, इसे नोट कीजिए फिर। चलिए तो क्वेश्चंस तो हो गए हैं मोस्टली आपके हर एक वैरायटी पे वांटा फैक्टर के लिए। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जहाँ पर भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए अगर आपको दिया है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सेम मोलेलिटी, तो कभी कभी क्या है आपको डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, कंपाउंड्स के लिए आपको बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, इनके ऑर्डर कंपेयर करवाते हैं, ठीक है। तो वो ऑर्डर कैसे कंपेयर करते हैं वो हम देखते हैं। जैसे मान लो आपको दिया है NaCl K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है। अगर हम इनके लिए आई की वैल्यू फाइंड आउट करें और 100% डिसोसिएट माने तो आई की वैल्यू यहाँ होगी 2, यहाँ होगी आई की वैल्यू 3, तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी 5 होगी, ठीक है।
अब हम निकालते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, या जो भी हमें, अगर हमें वेपर प्रेशर का कंपैरिजन करना है मान लो, ठीक है। तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर रहेगा उसके बारे में हम बात करते हैं। वेपर प्रेशर का आपको क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है, ठीक है, सॉल्यूशन के लिए। तो देखिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अगर हम बोलें, ट्रिक है ये, तरीका है। तो देखिए वेपर प्रेशर में अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड होता है तो वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। जितना ज़्यादा आपका सोल्यूट ऐड होगा, जितना ज़्यादा सोल्यूट ऐड होगा उतना ही वेपर प्रेशर आपका कम होता जाएगा। यहाँ पे आपको 5 आयन मिलेंगे, ठीक है, डिसोसिएट हो गए 5 आयन, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। सबसे ज़्यादा आयन कहाँ मिलेंगे, सबसे ज़्यादा सोल्यूट के पार्टिकल्स कहाँ मिलेंगे आपको, यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर भी डिक्रीज कहाँ होगा, यहाँ पर, ठीक है ना। बस यही तरीका है जो आपको अपनाना है। यहाँ हम कह सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। ये आपकी ट्रिक है जो आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चंस को सोल्व करते टाइम। जितनी ज़्यादा आई की वैल्यू होगी उतना ही नंबर ऑफ सोल्यूट ज़्यादा होगा और उतना ही वेपर प्रेशर आपका कम होगा। तो जितना ज़्यादा आई ज़्यादा होगा उतना ही वेपर प्रेशर कम होगा। सेकंड थिंग, बॉइलिंग पॉइंट। मैंने आपको बताया था वेपर प्रेशर जितना कम होता है बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, एक तो इस तरीके से वेपर प्रेशर से, या फिर बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम निकालते हैं डेल्टा टी। बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम क्या निकालते हैं, डेल्टा टी बी, आई इंटू समथिंग, जो भी है के बी आपका इंटू मोलेलिटी। तो आई आता है इसमें डायरेक्टली। अब जितना ज़्यादा टी बी की वैल्यू होगी बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि ये क्या होता है, ऐड होता है हमेशा। तो जितना ज़्यादा आई होगा उतना ही आपका सॉल्यूशन का भी बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। फ्रीजिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है, डेल्टा टी एफ, ये भी आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बिल्कुल सही। लेकिन जब हम सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालते हैं टी एफ, तो क्या करते हैं, 0 माइनस डेल्टा टी एफ। फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है और यहाँ माइनस साइन आएगा। तो माइनस साइन आने की वजह से क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट जो है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, किसके, आई की, ठीक है ना। क्योंकि डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जितना ज़्यादा आई होगा उतना ही ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा, उतना ही कम आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। और ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू सी आर टी होता है, आई इंटू सी आर टी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो ये है ट्रिक जो आपको ध्यान रखनी है। 4 चीज़ों के लिए है, चारों चीज़ों में से कुछ भी आपको पूछा जा सकता है। वेपर प्रेशर का ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, मान लो यही दे दिया जाए, पूछ लिया जाए बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखिए, सबसे ज़्यादा फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछ लिया जाए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो फर्स्ट सबसे ज़्यादा इसका, फिर सेकंड, फिर थर्ड। ऑस्मोटिक प्रेशर का ऑर्डर पूछ लिया जाए तो 1 2 3। वेपर प्रेशर का ऑर्डर पूछ लिया जाए तो 1 2 3। इस तरह से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे और डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, उनके आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको आपको ध्यान रखनी है। क्लियर, चलिए इसे एक बार आप नोट कीजिए। यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, आपको बताना है कि वो स्टेटमेंट सही है या गलत है, ठीक है। 2 स्टेटमेंट लिखता हूँ, चलिए। स्टेटमेंट 1, 2 सॉल्यूशंस having same concentration of solute at same temperature will always be isotonic। एक तो ये स्टेटमेंट लिखा मैंने, ठीक है। 2 सॉल्यूशंस हैविंग सेम कॉन्सेंट्रेशन, 2 सॉल्यूशन जिनकी कॉन्सेंट्रेशन सेम है, ठीक है, सोल्यूट की, और टेम्परेचर भी आपका सेम है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो क्या वो हमेशा आइसोटोनिक होंगे, पहली चीज़ तो है। सेकंड स्टेटमेंट इज पाई इक्वल टू सी आर टी।
ठीक है। इफ सेकंड जो स्टेटमेंट है, इफ अगर हम स्टेटमेंट की बात करें, is pi equal to CRT, so if concentration and temperature, if concentration and temperature are same, osmotic pressure will also be same। तो ये दो स्टेटमेंट है जिनके लिए आपको बताना है कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है, या फर्स्ट सही है सेकंड गलत है, या सेकंड सही है फर्स्ट गलत है, या दोनों सही है दोनों गलत है। वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार ट्राई करके मुझे बताइए। किया आप लोगों ने? चलिए तो बात करते हैं। अगर आपने सोचा है कि पाई इक्वल टू क्या होता है CRT, जैसा इसने दिया भी है, तो यहाँ से दो सॉल्यूशन है आपके पास, कॉन्सेंट्रेशन सेम है, टेम्परेचर सेम है, R तो हमेशा कांस्टेंट होता है, तो पाई 1 इक्वल टू पाई 2 होगा, और सॉल्यूशन कैसे होंगे, आइसोटोनिक होंगे। तो आपने बिल्कुल गलत सोचा है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे अगर I को इंक्लूड नहीं किया है तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। आइसोटोनिक तभी होंगे जब उनके लिए I की भी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, और ऐसा तो जरूरी है नहीं कि I की वैल्यू सेम हो सभी के लिए। इसीलिए आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। सेकंड, एज पाई इक्वल टू CRT, फॉर्मूला भी गलत लिखा है, I उसने इंक्लूड नहीं किया। इफ कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर सेम, ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी सेम, फिर से नहीं होगा, रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि I को इंक्लूड नहीं किया है, और बिना I के आपका फॉर्मूला अधूरा है। ये कोई फॉर्मूला है ही नहीं पाई इक्वल टू CRT। फॉर्मूला क्या है, पाई इक्वल टू I इंटू CRT। I की वैल्यू भले ही 1 हो जाए तो ये आ जाएगा, बट ऐसा नहीं कि आप पहले ही 1 ले लो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिए इसे नोट कर लीजिए एक बार। ओके स्टूडेंट, तो देखिए आज के लेक्चर में हमने बेसिकली कुछ न्यूमेरिकल्स किए हैं, और कुछ जो ये चीज़ें हैं ये इम्पोर्टेंट चीज़ें ध्यान रखना। बहुत सी बार आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ऑर्डर के लिए। क्लियर है? तो आराम से इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिए तो आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।